सभी गुरुजन बिंद को सादर नमस्कार और सनी स्टडी पॉइंट्स पे आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रधानाचार्य भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पहला क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह एमसीक्यू मॉडल व्याख्या के साथ लेकर के आया। पढ़िए वही जो सफलता दिलाए, उस टैगलाइन के साथ आज जो हमारा जो मुख्य बिंदु होगा ये स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास, यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में शिक्षा के विकास का क्या इतिहास रहा है, कौन कौन से उसमें पत्र जारी किए गए, कौन कौन सी बाधाएं आई, किस भाषा का विरोध किया गया, किस भाषा का सहयोग किया गया। तो उससे आज महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आए हैं। और पहला यह वीडियो है और लगातार हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आपको मिलेगी और इसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो आइए समय न गवाते हुए सबसे पहला प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1813 कब पारित किया गया। स्पष्ट है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है 1813। और उसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 ब्रिटिश संसद द्वारा 22 जुलाई 1813 को पारित किया गया और ब्रिटिश व्यापारियों को चाय और चीनी, देखिएगा, ब्रिटिश व्यापारियों को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति मिली। अगर ये पूछता है कि व्यापार किस पे प्रतिबंधित था, तो हम कह सकते हैं चाय और चीन के साथ, यानी इसको छोड़ करके बाकी पे आप व्यापार कर सकते थे और इस पे प्रतिबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत शिक्षा के लिए, देखिएगा, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि निर्धारित की गई थी, यानी कितनी राशि भारत के लिए देना है शिक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहां पे ऑप्शन भी है 1 लाख रुपया, यानी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देना इस चार्टर एक्ट के तहत तय किया गया और दिया जाएगा। यानी इस प्रधान का जो उद्देश्य साहित्य को पुनर्जीवित करना और देश में विज्ञान को बढ़ावा देना था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हम आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित था। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित था, तो यह शिक्षा की भाषा से था। कुछ लोग कहते थे इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, कुछ लोग क्षेत्रीय भाषा में कर रहे थे। तो इसमें क्या विवाद क्या था, आंग्ल प्राच्य में शिक्षा की भाषा से विवाद था। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। जो प्राच्यविद H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन जैसे अधिकारी, यानी अगर पूछता है कि आंग्ल प्राच्य जो विवाद से संबंधित विद्वान कौन थे, तो ये देखिए, ये जो है H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन जैसे अधिकारी संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी शास्त्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। और आंग्लविद क्या करते थे, ये लॉर्ड मैकाले जैसे अधिकारी भारत में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को शिक्षा का आधार बनाने और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का पक्षधर थे। यानी हम कह सकते हैं जो आंग्लविद थे, ये आंग्लविद इंग्लिश मीडियम में शिक्षा हमारा भारत का देना चाहते थे, लेकिन यह जो प्राच्यविद थे वो ये संस्कृत, अरबी और फारसी जैसे भाषाओं में शिक्षा पे अपना विचार दे रहे थे। वो कौन थे प्राच्यविद, ये प्राच्यविद थे, ये इसका समर्थन करते थे। आंग्लविद जो थे ये सब इंग्लिश भाषा यानी अंग्रेजी को सही सपोर्ट करते थे। प्राच्यवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यह संस्कृत, अरबी एवं फारसी जैसी भाषाओं को बढ़ावा देना। प्राच्यविदों का जो मुख्य उद्देश्य था इन भाषाओं को बढ़ावा देना, और आंग्लविद का जो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी भाषाओं को बढ़ावा देना। H.H. विल्सन किस विचारधारा के समर्थक थे, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे प्राच्यवादी विचारधारा के यह समर्थक थे। अभी मैंने डिटेल आपको बताया था कि प्राच्यवादी और आंग्लवादी में आपने देखा था मैकाले, और प्राच्यवादी में विल्सन को आपने देखा होगा। देखिए, आंग्ल प्राच्य विवाद में पाश्चात्यवादी किस भाषा का समर्थन करते हैं, तो स्वाभाविक है कि पाश्चात्य सभ्यता जो अंग्रेजी से प्रभावित है, तो पाश्चात्य सभ्यता इसमें क्या हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा
का समर्थन करते थे। पाश्चात्यवादी जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं, हिंदी संस्कृत फारसी में उनका कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट, मैकाले का स्मरण पत्र कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1835 में मैकाले का जो स्मरण पत्र प्रस्तुत किया गया था। थोड़ा सा देख लेते हैं। मैकाले का स्मरण पत्र मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। उस स्मरण पत्र में था कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मैकाले ने इस साथ अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, जिसको हम कह सकते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया। अगर पूछता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था, तो आप बताएंगे मैकाले ने दिया था। मैकाले। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले किस गवर्नर जनरल के समय भारत आया था? लॉर्ड मैकाले किस गवर्नर जनरल के समय भारत आए थे? तो जिसमें हम बात कर सकते हैं, ये ऑप्शन बी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहां देखिएगा, लॉर्ड मैकाले थॉमस जो वेबिंगटन मैकाले वर्ष 1834 में भारत आए थे, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक की कार्यकारी परिषद के पहले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था इनको, लॉर्ड मैकाले को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनके कार्यकाल में लॉर्ड मैकाले भारत आए थे। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए और एक सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छी बात है, और शेयर करेंगे तो हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि वुड्स डिस्पैच किस नाम से जाना जाता है? वुड्स डिस्पैच किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन है कि भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा, यानी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये है वुड्स डिस्पैच किस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप जो भी हम प्रधानाचार्य के लिए क्लास ले रहे हैं, अगर इसका पीडीएफ बुक, इस पीडीएफ बुक अगर आपको चाहिए तो जिस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 94 50 85 0 327 पे आप संपर्क कर सकते हैं। अभी हम प्राइस क्लियर नहीं किए हैं, जब 2-3 क्लास मैं ले लूंगा तब मैं आपको प्राइस क्लियर कर दूंगा, और वह प्राइस दे करके इस व्हाट्सएप नंबर पे आप प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे जैसे क्लासेज मैं लेता जाऊंगा तो अपडेटेड मैं करता जाऊंगा। बस आपको इतना कहना है कि अपडेटेड पीडीएफ भेज दीजिए, तो उसका मैं कोई दोबारा चार्ज नहीं लूंगा। एक बार चार्ज लेने के बाद दोबारा चार्ज नहीं लूंगा और आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1882 को हुआ था। और मैं बहुत एक भी प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, सारे सिलेबस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बाजार में इसका किताब भी नहीं है। जो बहुत एमएड वगैरह किए होंगे तो उनके पास अगर होगा तो भी अलग अलग होगा। तो मैंने कहा कि बाजार में नहीं ली, स्पेशल प्रधानाचार्य भर्ती के लिए कोई बुक अभी बाजार में नहीं आया है, और मैं बहुत अच्छा से सिलेबस के अकॉर्डिंग कलेक्शन करूंगा और पूरा सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, और हमारी औकात क्या है आपको पढ़ाने की? मैं तो ये केवल बस दिशा देने का काम करूंगा कि क्या पूछ रहा है। आप लोग खुद गुरुजन बिंद हैं, हमसे सीनियर भी होंगे, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको प्रयास कर रहा हूं आप तक पहुंचाने का, बाकी आप तो बहुत विद्वान आदमी है। 1882 हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1882 को। अगर मान लीजिए अगर डेट देता है तो 3 फरवरी 1882 को हुआ था, और तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा सर विलियम विल्सन हंटर अध्यक्षता में किया गया था। और इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा की प्रगति समीक्षा करना, विशेष रूप से प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में सुधार के उपाय सुझाना डिस्पैच का मेन उद्देश्य था। आगे चलते हैं, इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा बड़े अच्छे बुक में, उत्तर के साथ मिलेगा आपको। हंटर आयोग का संबंध मुख्यतः किस शिक्षा से था? हंटर आयोग का स्वाभाविक है कि ये प्राथमिक शिक्षा से था। हंटर आयोग का संबंध मुख्यतः किस शिक्षा से था? तो प्राथमिक शिक्षा से था। और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया था। जैसा कि अभी बताया, इस आयोग का मुख्य प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना, उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। इसके पहले मैंने यही बात बताया। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा नीति का
यानी शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव कब पारित किया गया? सरकारी प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1913 में प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं कि सेल्डर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था सेल्डर आयोग गठन? तो 1917 में जो सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। और सेडलर विश्वविद्यालय आयोग जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता में स्थापित हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। और का गठन 1917 में डॉक्टर, देखिए कौन किया था? डॉक्टर माइकल और ई सेडलर की अध्यक्षता में किया गया था। पूछता है किसने किया था? तो डॉक्टर माइकल और ई सेडलर की अध्यक्षता में क्या किया गया था? सेडलर विश्वविद्यालय, जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय के भी नाम से हम जानते हैं। आइए नेक्स्ट, जो सेडलर आयोग का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? अभी मैंने तुरंत बताया, तो स्वाभाविक हमने बताया कलकत्ता विश्वविद्यालय से। हम जो कि बताए उसमें प्रश्न भी ला रहे, जिससे कि मतलब आपके दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपने देखा और सरसरी निगाह से अगर आपने देखा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप कहीं फंसेंगे नहीं। हालांकि मैं भी इसी परीक्षा में बैठूंगा, इसमें कहीं संदेह नहीं, मैं भी इस परीक्षा में बैठूंगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि अपनी तैयारी के साथ अगर किसी और का तैयारी हो जाए तो और अच्छा है। हार्टोग समिति का गठन, हार्टोग समिति का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है, 1929 में हुआ था। हार्टोग समिति 1929 हुआ था। ऐसे साइमन आयोग द्वारा भारत में शिक्षा की स्थिति, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। यानी साइमन आयोग द्वारा हार्टोग समिति का गठन किया गया था प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, मूल शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? मूल शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो मूल शिक्षा के प्रवर्तक की बात करें तो महात्मा गांधी जी थे। और अभी भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक्स करिए, और आपके लाइक से हमें और ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि मैं और ढेर सारा संग्रह आपके पास प्रस्तुत कर सकता हूं। तो आइए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 1937 में अपनी पत्रिका हरिजन के माध्यम से बुनियादी शिक्षा, जिसे नई तालीम, ये देखिए बुनियादी शिक्षा, नई तालीमी और हरिजन पत्रिका नाम देकर के पूछ सकता है ये किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। या वर्धा शिक्षा, यानी वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी से कहा जाता है। विचार प्रस्तुत किया। इस प्रणाली का उद्देश्य हस्त शिल्प और उत्पादक कार्यों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। यानी हस्तशिल्प और उत्पादक कार्यों के माध्यम से, यानी इस तरह से शिक्षा दिया जाए कि बच्चे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके, रोजगार प्राप्त कर सके। ऐसी गांधी जी की एक सोच थी। नेक्स्ट, वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की गई थी? वर्धा शिक्षा, तो ये 1937 में वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। मैं घुमा घुमा करके कई बार आपको घुमाऊंगा, जिससे कि मतलब आप क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, जो सर्जेंट योजना कब का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर्जेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सार्वभौमिक शिक्षा। उत्तर है आपका सार्वभौमिक शिक्षा, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट चलते हैं कि गांधी जी की शिक्षा योजना का दूसरा नाम क्या था? अभी मैंने बताया था ये बेसिक शिक्षा, यानी बेसिक शिक्षा, यानी बेसिक शिक्षा इनका दूसरा नाम था। महात्मा गांधी जी की शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों से गांधी जी के द्वारा शिक्षा को नाम से जाना जाता है, योजना जो बनाई गांधी जी। नेक्स्ट, गोखले का संबंध किससे था? गोखले का संबंध था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी सभी को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य, सभी को पढ़ना जरूरी है, तभी इस राष्ट्र का विकास हो सकता है, अन्यथा स्थिति में नहीं हो सकता। 16 मार्च 1911 को केंद्रीय विधान परिषद में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित एक ऐतिहासिक विधेयक, गोखले विधेयक, जिसको बोलते हैं गोखले विधेयक पेश किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की गई। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संबंध गोखले जी से है, और 1911 में इसके लिए कानून पेश किया गया, जिससे कि सब लोगों को शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट, 1913 का सरकारी प्रस्ताव किससे संबंधित था? 1913 का सरकारी प्रस्ताव शिक्षा नीति से संबंधित था। शिक्षा 21 फरवरी 1913 को ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटिश भारत सरकार ने शिक्षा नीति पर एक सरकारी प्रस्ताव
जारी किया, सरकारी प्रस्ताव जारी किया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है? इसमें कौन स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा यानी स्वतंत्रता से पहले जो शिक्षा में सुधार के लिए अपना विचार दिए थे, इनमें से कौन नहीं है? तो स्वाभाविक है, हंटर को पढ़े ही, अब सेटलर को पढ़े ही, हार्टो को। तो कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में योगदान दिए, इससे पहले नहीं दिए थे। तो यहाँ देखिए, जो इसका नाम दौलत सिंह कोठारी, इनका नाम पूरा दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच में इसकी स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली व्यापक सुधार की गई। हंटर आयोग 1882 और सेडलर आयोग 1917 से 1919। देखिए 17 हमने बताया है, अगर कहीं 19 आता, 17 नहीं ऑप्शन आता तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर। हार्टोग समिति 1929 और यहाँ स्वतंत्रता से पूर्व की गई। यानी हम यहाँ पे एक लाइन में सब को क्लियर करें, जिससे कि मतलब ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो। मैं बहुत ही सरल करने का प्रयास करता हूं। खैर, आप गुरुजन बिंद हैं। भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? इसमें कौन था? तो स्वाभाविक जानते हैं कि राजा राम मोहन राय, इन्होंने कई काम देश के लिए किया। मैकाले के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यानी मैकाले के अनुसार, मैंने यहाँ पे एक प्रश्न और डाल दिया है कि मैकाले के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। हालांकि हमने अभी बताया स्वाभाविक है अंग्रेजी, इन्होंने मैकाले अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का अपना प्रस्ताव किया, समर्थन भी किया। बुर्स डिस्पैच के अनुसार प्रत्येक प्रांत में किस विभाग की स्थापना की गई? शिक्षा विभाग की। यानी बुर्स डिस्पैच के अनुसार प्रत्येक प्रांत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। हम ऑनलाइनर कर दिए हैं, थोड़ा सा कम समय में ज्यादा मिल जाए आपको। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष की गई? आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई? तो स्वाभाविक है, आप जान रहे हैं कि 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, 1857 में स्थापित विश्वविद्यालयों में से कौन सा शामिल नहीं है इसमें? 1857 में इसमें 3 को है, एक शामिल नहीं है। तो जान सकते हैं आप कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय शामिल नहीं, बाकी सब 1857 में मतलब स्थापित किया गया था, शामिल है। इलाहाबाद कब किया गया था? 1887 में। यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1887 में। 57 के बाद की गई, 57 से पहले या 57 में ये तीनों किया गया था। तो ये चीज था। नेक्स्ट चलते हैं कि गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक कब प्रस्तुत किया? अभी मैं तत्काल अभी आपको बताया था। तो 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले 16 मार्च 1911 को केंद्रीय विधान परिषद में भारत प्राथमिक शिक्षा मुक्त अनिवार्य, यानी शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने के लिए क्या एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया था। कब? 16 मार्च 1911 में। स्वतंत्रता से पहले ही सब बात है। बताइए उस जमाने में लोगों की सोच शिक्षा के प्रति क्या थी, और आज तक हम शिक्षा को हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए, या हमारी कमी है या लोगों की कमी है। हालांकि मैं बताऊं कि साधनों तक पहुंचने की क्षमता तभी डेवलप होगा जब हम जागरूक करेंगे, या कोई न कोई इस घर में शिक्षित होगा। संसाधन तो है, लेकिन साधनों तक पहुंचने की क्षमता जब तक हमारे पास नहीं आएगी, तब तक मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट HDI नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, गोखले का जो शिक्षा विधेयक किसने अस्वीकार कर दिया था? जो गोपाल कृष्ण गोखले जी का शिक्षा विधेयक था, और किसने मतलब अस्वीकार कर दिया था? ब्रिटिश सरकार बिल्कुल करेगा। ब्रिटिश सरकार इसलिए अस्वीकार करेगा कि गोखले जी कह रहे कि अनिवार्य मुफ्त शिक्षा भारत के सभी बच्चों को दिया जाए। तो ब्रिटेन तो सोचेगा कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो मेरे ही खिलाफ बगावत खड़ा कर देंगे, मुझे ही देश से भगाने का प्रयास करेंगे। तो स्वाभाविक है विरोध कौन सकता था? ब्रिटिश सरकार स्वाभाविक है विरोध करेगा, क्योंकि जान जाएगा कि भारत जाग जाएगा, पढ़ेगा तो लड़ेगा हमसे। इसलिए किस आयोग ने इंटरमीडिएट शिक्षा को विद्यालय और विश्वविद्यालय के बीच की कड़ी माना? यानी हम कह सकते हैं विद्यालय और विश्वविद्यालय की एक कड़ी माना। किसने? तो सैडलर आयोग ने। सैडलर आयोग ने इंटरमीडिएट शिक्षा को विद्यालय और विश्वविद्यालय के बीच का कड़ी माना है, सैडलर आयोग ने। नेक्स्ट चलते हैं
कि वर्धा शिक्षा योजना का प्रमुख सिद्धांत क्या था। वर्धा शिक्षा तो कार्य करते हुए सीखना। गांधी जी ने कहा ना, हस्तशिल्प और उत्पादकता के साथ शिक्षा दिया जाए, जिससे कि मतलब वो आत्मनिर्भर बन सके। तो कहने का मतलब है कार्य करते हुए सीखना, यानी शिक्षा में इसको शामिल किया जाए कि कार्य करते हुए वो सीखे, जल्दी से सीख जाएगा और आत्मनिर्भर भी बन सकता है। वर्धा शिक्षा योजना से बुनियादी शिक्षा या नई तालीम भी कहा जाता है। महात्मा गांधी 1937 में प्रस्तावित किया था कि इस योजना का मुख्य सिद्धांत कार्य करते हुए सीखना, कार्य करते हुए सीखना। नेक्स्ट चलते हैं। सार्जेंट योजना के अनुसार निःशुल्क, सार्जेंट योजना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए प्रस्तावित था। भाई निःशुल्क शिक्षा अभी भी है और उसकी आयु निर्धारित की गई है। सब लोग जानते हैं 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा सरकार के द्वारा दी जा रही है सरकारी विद्यालयों में। प्राइवेट विद्यालयों में तो भाई मोटी फीस ले रहे हैं, वो अपना व्यवसाय अपना धंधा बनाए हैं। मैं सरकारी की बात कर रहा हूं। बुट्स डिस्पैच में किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। बुट्स डिस्पैच में किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। तो स्वाभाविक है, यहाँ बताया गया महिला एवं व्यवसायिक शिक्षा, महिला एवं व्यवसायिक शिक्षा को प्रस्तावित किया गया। हो सकता है कि महिलाएं घर में बैठी हो, कुछ व्यवसाय भी करती रहे, जिससे उनके पास भी पैसा आता रहे। ब्रिटिश शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रशासनिक कर्मचारी तैयार करना। ब्रिटिश शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक कर्मचारी तैयार करना। आज का हम यूपीएससी देखते हैं, उसी के द्वारा स्थापित सिस्टम है जो हम एडाप्ट करके वो संचालित कर रहे हैं। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे है। अभी हमने अभी बताया था तुरंत, वो मैकाले का है। डाउनवर्ड अभी मैंने नीचे व्याख्या किया था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था, तो मैकाले जी ने दिया था। तो हमने यहाँ पे प्रश्न भी बना दिया कि एक बार जरूर घुमा फिरा दूं। रंग और रक्त, देखिएगा, रंग और रक्त से भारतीय पर, रंग और रक्त से भारतीय पर विचारों से अंग्रेज किसने कहा। यानी भारतीय पर विचारों से अंग्रेज किसने कहा। तो किसने कहा, मैकाले ने कहा। रंग और रक्त, रंग और रक्त से भारतीय पर विचारों से अंग्रेज किसने कहा, तो मैकाले। वर्धा शिक्षा योजना का दूसरा नाम क्या है, नई तालीम। हार्टोग समिति के अध्यक्ष कौन थे, फिलिप हार्टोग। और सैडलर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, माइकल सैडलर। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम घुमा देते हैं जिससे कि आपको और कुछ मिल जाए। चार्टर्ड एक्ट 1813 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। 1813 में चार्टर्ड एक्ट लागू हुआ तो उसमें भारत में गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो थे भारत के गवर्नर। और गांधी जी ने शिक्षा को किससे जोड़ने का बल दिया, तो उत्पादन कार्य से, यानी हमका हस्तशिल्प उत्पादन कार्य से जोड़ने का इन्होंने बल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत की शिक्षा व्यवसाय का प्रमुख दोष क्या था। यानी शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख दोष क्या था, तो रोजगार मुक्त शिक्षा का अभाव, मातृभाषा की उपेक्षा, व्यवहारिकता शिक्षा का अभाव। यानी ऑप्शन डी सही है, यानी सब है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हर 2 या 3 दिन पे आती रहेगी। और आप मेरा सहयोग करिए, आपके बीच का मैं एक छोटा भाई हूं और आप सहयोग करेंगे तो मैं भी प्रयास करूंगा आपका सहयोग कर सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।